तो हम यहाँ पर कार्बन फैमिली के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखना, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4A ग्रुप है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4A ग्रुप एलिमेंट इज +4। इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कार्बन, कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती, तो ये +4 भी होता है। तो हम ये बात करेंगे, लेकिन लीड जो होता है वो +2 ज्यादा स्टेबल होता है। हम ये बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में शॉर्ट में लिखा हूं विल डिक्रीज and stability of +2 oxidation state will increase। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा और +2 का इंक्रीज होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि SN+2 ज्यादा स्टेबल है, नहीं। लास्ट में आके यहां पर लीड के पास, लीड इज +2 इज मोर स्टेबल देन लीड +4, और इसका रीजन हम क्या दे सकते हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये ऐसा इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से होता है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि PbO इज मोर स्टेबल देन PbO2 बिकॉज इन PbO lead has +2 oxidation state and PbO2 has +4 oxidation state. That's why this one is more stable. तो अगर कोई लीड +4 में है तो वो अच्छा एक क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये खुद को +4 से कहां आना चाहेगा, +2 में आना चाहेगा, तो खुद रिड्यूस हो गया और सामने वालों को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना। दिस वन इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद क्या हो जाएगा, +4 से +2 में आएगा, रिड्यूस हो जाएगा और सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, +4 का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। लास्ट में आते आते लीड के पास +2 ज्यादा स्टेबल हो जाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन लीड 3 में ये नहीं बोलेंगे कि 3+2 स्टेबल है, 3+4 है, बाकी सब 4 ही रहेगा। तो 3+4 इज स्टेबल, लीड +2 इज मोर स्टेबल। Pb+4 रहेगा तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि ये रिड्यूस होकर कहां जाना चाहेगा, +2 में, खुद रिड्यूस हो जाएगा, सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो Pb+4 कहीं पर अगर रहेगा, इससे PbO2 एक्ट एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो हेडिंग डालना ट्रेंड्स टू केमिकल रिएक्टिविटी, ट्रेंड्स टू
केमिकल रिएक्टिविटी ट्रेंड्स टू केमिकल रिएक्टिविटी। ट्रेंड्स टू केमिकल रिएक्टिविटी। ट्रेंड्स टू केमिकल रिएक्टिविटी। अब पहला पॉइंट हम लिखेंगे, एलिमेंट्स इन द ग्रुप आर एलिमेंट्स इन द ग्रुप आर relatively less reactive but reactivity will increase from top to bottom। ये जो ग्रुप होते हैं कार्बन फैमिली वाले, कार्बन फैमिली वाला जो ग्रुप होता है वो बहुत लेस रिएक्टिव होता है। अगर हम रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो सबसे टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी जो होता है टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। अच्छा, एक चीज और पॉइंट डाल लेना, स्किप हो गया दिमाग से, केटिनेशन प्रॉपर्टी। केटिनेशन प्रॉपर्टीज। केटिनेशन का मतलब होता है चेन बनाना। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा केटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या रहता है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन अटैच होते हैं। इसी अटैचमेंट, इसी चेन को हम क्या बोलते हैं, केटिनेशन प्रॉपर्टीज। यानी ये चेन बनाते चला जाता है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा केटिनेशन प्रॉपर्टीज कार्बन का होता है, उसके बाद सल्फर का होता है। तो हालांकि सल्फर के बारे में यहां बात नहीं कर रहे हैं। तो केटिनेशन प्रॉपर्टीज मीन्स फॉर्मेशन ऑफ चेन विथ सेम एलिमेंट। अपने सेम एलिमेंट से चेन बनाता है। कार्बन हैज हाईएस्ट केटिनेशन प्रॉपर्टीज। साइड में लिख लेना। और इसके बाद सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन हैज सेकेंड हाईएस्ट केटिनेशन प्रॉपर्टीज। मतलब कार्बन के पास सबसे ज्यादा केटिनेशन प्रॉपर्टीज होता है। और अगर हम बात करें लीड के बारे में, लीड विल नॉट शो केटिनेशन प्रॉपर्टीज। लीड विल नॉट शो केटिनेशन प्रॉपर्टीज। लीड विल नॉट शो केटिनेशन। अगर सीक्वेंस लिखना है तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन का लगभग बराबर होता है। पहले इसको लिख लेना।
कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। तुम लोग का पीडीएफ मिल गया ना सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का? हाँ, तो उस पीडीएफ को कंप्लीट करना है और साथ में कल कल तो नहीं, नेक्स्ट मंडे को लेक्चर में हम टेक्स्ट बुक, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक है बोर्ड वाला, बोर्ड टेक्स्ट बुक, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाएंगे एक्सरसाइजेज वाला। तो आज नहीं लिए होगे तो ले लेना, अगर लिए होगे तो सही है, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसके क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ एक्सरसाइजेज का, वो भी कवर होगा। ठीक है, नहीं तो बाद में क्या होगा, तुम करोगे नहीं तो बाद में बोलोगे सर हुआ ही नहीं, बोर्ड का तो हमने किया ही नहीं है। तो साथ साथ ही लेके चलेंगे हम, एटलीस्ट उसके न्यूमेरिकल्स एट ए टाइम हम सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हालांकि क्वेश्चंस मैं लिखवाऊंगा, लेकिन बेटर ये होगा कि परचेज कर लो। तो नेक्स्ट क्लास में हम वही काम करने वाले, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये हटा दूं मैं, लिख लिए सबने? अब हम बात कर रहे थे केमिकल ट्रेंड्स टू केमिकल रिएक्टिविटी का। तो हम जानते हैं कि कार्बन फैमिली बहुत कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, लेकिन टॉप टू बॉटम इसका रिएक्टिविटी बढ़ता है। अब देख लेते हैं कि इसका रिएक्टिविटी जो होता है, ये लिखना अब, इसका जो रिएक्टिविटी होता है किसके साथ कैसा कैसा ये रिएक्शन करता है। तो वन बाय वन हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अब हम स्टार्ट करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो यहां लिखेंगे रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में इसका रिएक्टिविटी क्या होता है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो हम इसमें लिखेंगे 14th ग्रुप, 14th ग्रुप फॉर्म 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड। पहला है डाइऑक्साइड और ग्रुप 14 form two type of oxide. First one is dioxide और second one is मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड के बारे में बात करें, जिससे कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और CO2 भी बनाएगा। CO जो होता है न्यूट्रल होता है, CO इज न्यूट्रल। उसके बाद सिलिकॉन का भी मोनोऑक्साइड होता है SiO, जो कि एग्जिस्ट करता है एट हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा। GeO यानी जर्मेनियम का ही मोनोऑक्साइड होता है, जो कि डिस्टिंक्टली एसिडिक एसिड होता है, जबकि SNO और PbO ये भी दोनों मोनोऑक्साइड है और ये एम्फोटेरिक होता है। तो ये जो कार्बन फैमिली का ऑक्साइड है, सारे ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें कि लीड और टिन का एम्फोटेरिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल।
कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, न्यूट्रल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइऑक्साइड का, डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड में हम बात करें CO2 है, SiO2 है या GeO2 है, ये सब एसिडिक होता है। अगर हम बात करें SnO2 और PbO2 यानी लीड और टीन का ऑक्साइड जो होता है एम्फोटेरिक होता है। लीड और टीन का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। अगर हम बोले एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर CO2 का सबसे ज्यादा होगा, देन SiO2 का, देन जर्मेनियम का, देन टीन का और देन लीड का। और एक स्टार डाल के लिख लेंगे कि डाई ऑक्साइड इज मोर एसिडिक देन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो एसिडिक भी ज्यादा होगा। पीरियोडिक टेबल में बात किया था हमने। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रुप नंबर 14 का जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है वो मोनोऑक्साइड भी होगा और डाइऑक्साइड भी होगा। मोनोऑक्साइड में सारे मोनोऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है, कार्बन से लेके लीड तक। लीड और टीन का जो मोनोऑक्साइड होगा एम्फोटेरिक होगा, कार्बन का जो मोनोऑक्साइड होगा वो न्यूट्रल होगा। यहां पर सबका कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का एसिडिक होगा, लीड और टीन का इसी की तरह एम्फोटेरिक होगा। अगर हम एसिडिक ऑर्डर बात करें तो टॉप टू बॉटम एसिडिक ऑर्डर डिक्रीज होगा। अगर इस दोनों में हम बात करें तो ऑक्साइड इज मोर एसिडिक देन मोनो, डाइऑक्साइड इज मोर एसिडिक देन मोनोऑक्साइड, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है और ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, लिख लिए। क्योंकि 14 पढ़ाने के बाद जब 15 स्टार्ट करेंगे ना, नहीं 15 तुम लोग पहले बोर्ड में, तो अभी इस बार बोर्ड में हटा दिया है। 16, 17 और 18 से है तुम्हारे 12th में, 15 को 11th में ला दिया है तुम्हारे बोर्ड में। ऐसे एनसीईआरटी में 15 12th में आ जाता है, क्योंकि 14 तक ही एनसीईआरटी में 11th में। नेक्स्ट लिखेंगे हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, वाटर के साथ इसका रिएक्टिविटी। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम आर अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड बाय वाटर। अब सोचो कि कार्बन को अगर वाटर के साथ रखोगे तो क्या कार्बन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा? वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है वो अनअफेक्टेड होता है। अगर टीन, जो टीन को वाटर के साथ रखोगे तो उसमें रिएक्शन हो जाएगा, लीड का भी रिएक्शन कर सकता है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, टीन रिएक्ट विथ स्टीम, यानी नॉर्मल वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, टू गिव, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, SnO2 एंड H2। तो Sn प्लस H2O हीट करने पर यानी इसको SnO2 प्लस 2H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा।
Pb is not affected by Pb is not affected by Pb is not affected by water because it form ऑक्साइड लेयर। तुम लोग को याद होगा अल्युमिनियम के बारे में ऐसा कुछ बताया था कि अल्युमिनियम में एक ऑक्साइड बना के अपर लेयर में अल्युमिनियम अपने इनर लेयर को प्रोटेक्ट करता है। सेम उसी तरह से लीड भी है। लीड जो है वो वाटर के द्वारा अनअफेक्टेड होता है, यानी लीड के ऊपर सोचो ये सब लीड जो है उनके ऊपर ये वाटर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लीड एक ऑक्साइड बना के ऊपर के लेयर को, जो नीचे के लेयर है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो दैट्स वाई लीड के ऊपर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी हम इसमें लीड भी लिख सकते हैं। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड लीड आर अनअफेक्टेड बाई वाटर। केवल और केवल टिन जो है वो रिएक्शन देगा और वो भी स्टीम के साथ देगा, हीट करने पर। नॉर्मल वाटर के साथ वो रिएक्शन नहीं देगा और बनाएगा SnO2। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, किसके साथ ले ले? हाइड्रोजन के साथ। यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? अब सोचो, नहीं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम पे लेयर नहीं फॉर्म होता है। इन पे लेयर क्यों फॉर्म हो? इसका रिएक्टिविटी कम होता है इसलिए रिएक्शन नहीं करता है। लेयर केवल लीड पे फॉर्म होता है। ये रिएक्शन इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है, और इसका रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम बढ़ता है तो लीड का रिएक्टिविटी ज्यादा है, फिर भी वाटर से इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उसका रीजन ये है कि अपने ऊपर लेयर बना देता है, जबकि कार्बन का रिएक्टिविटी कम होता है, लेयर कुछ नहीं बनाते। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम विल नॉट फॉर्म लेयर। इसका रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ये रिएक्शन नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अब सोचो, कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन पूरा ऑर्गेनिक मिलकर बन जाता है, यानी हाइड्रोकार्बन। तो when carbon react with hydrogen, it form हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन जितने भी हैं वो सब हाइड्रोकार्बन बन सकते हैं। ठीक है। अगर उसी तरह से हम आगे बात करें कि when silicon react with hydrogen, it form सिलेंस। जब हाइड्रोजन, सिलिकॉन जब रिएक्शन करता है तो उसको हम सिलेंस के नाम से जानते हैं और इसको हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, SiH4। SiH4 अगर हम मिनिमम लिखे तो, एक यहां पर अगर हम लिख दे CH4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो अगर सिलिकॉन से रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ तो सिलेंस बनाता है, ये बनाता है सिलेंस। और अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि हीट करने के बाद उसकी स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है? तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हाइड्रोकार्बन में होता है, उसके बाद सिलेंस में होता है।
कहे शिव जी जर्मेनियम में, टिन में, और उसके बाद लीड में, यानी थर्मल स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इतना बातें याद रखना है हाइड्रोजन के बारे में। तो हमने रिएक्टिविटी 3 पढ़ाया तुम्हें, कौन कौन? ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन में क्या बताया? ऑक्सीजन में बताया कि ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, सॉरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मोनोऑक्साइड भी बनाता है और डाइऑक्साइड भी बनाता है। उसमें ध्यान में ये रखना है कि कौन न्यूट्रल है, कौन एसिडिक है, कौन एम्फोटेरिक है। उसके बाद हमने देखा वाटर, वाटर के साथ आप समझ गए कि वाटर के साथ केवल और केवल लीड रिएक्शन करेगा, बाकी सॉरी टिन रिएक्शन करेगा और वो भी स्टीम के साथ। हाइड्रोजन के साथ अगर हम देखें तो हाइड्रोजन में अगर कार्बन करता है तो कार्बन करेगा तो क्या होगा? कार्बन करेगा तो हाइड्रोकार्बन बनाएगा, और सिलिकॉन करेगा तो उसको सिलेंस के नाम से जानते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इसको मान लो ये हीट कर रहा है, हीट करने के बाद भी इसके बॉन्ड टूट नहीं रहा है, इसमें थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। थर्मल मतलब हीट होता है, और स्टेबिलिटी यानी हीट करने के बाद भी ये टूट नहीं रहा है। अगर जैसे मान लो एक प्लास्टिक है, इसको और एक रॉड को, आयरन के रॉड को तुम सिगड़ी पर रख दो और रखने के बाद ये मेल्ट हो जाएगा, वो मेल्ट नहीं होगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि आयरन में थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। ये जल्दी से इसके बॉन्ड क्या हो गए? टूट गए। तो इसके बॉन्ड जल्दी से टूटते नहीं है हीटिंग करने के बाद भी। तो थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। थर्मल स्टेबिलिटी कई बार आ गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी बताया था। ठीक है, तो हमने 3 रिएक्टिविटी बताया, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और हाइड्रोजन के साथ। बातें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे हैलोजन के साथ। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन नेक्स्ट है हमारा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन के साथ रिएक्टिविटी क्या है? तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, इसमें लिखेंगे द मेंबर ऑफ द ग्रुप, the member of the group form 2 type of हेलोजन के साथ जो बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? हेलाइड। पहला जो टाइप बनाएगा MX2 और दूसरा बनाएगा MX4। X बोले तो क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, हम नेक्स्ट पहला पॉइंट बात करेंगे कि PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। तो मुझे ये बताओ तुम कि PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, लीड जो है वो एग्जिस्ट, लीड PbI4 क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? PbI4 एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? तो देखो इसका रीजन ये है, एक तो लीड इसमें +4 में है ना, इसमें लीड +4 में, तो +4 वाला तो ऐसे भी अनस्टेबल होते हैं। दूसरा रीजन ये है लीड, लीड पे क्या लगा हुआ है? लीड पे 4 आयोडीन लगा हुआ है, और आयोडीन अपने आप में क्या होता है? बल्की ग्रुप होता है। बल्की बोले तो साइज ज्यादा होता है आयोडीन का, तो आयोडीन का साइज ज्यादा होने की वजह से इसको हम बल्की ग्रुप बोलते हैं, बल्की ग्रुप है। और इस बल्की ग्रुप की वजह से इसमें रिपल्सन होता है, और इस रिपल्सन को हम बोलते हैं स्टेरिक रिपल्सन। तो साइज ज्यादा होना मतलब बल्की ग्रुप बोलते हैं।
साइज ज्यादा होना मतलब बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप के वजह से दोनों आयोडीन या ये भी आयोडीन आपस में रिपल्सन करेगा, और उस रिपल्सन को हम स्टेरिक रिपल्सन के नाम से, स्टेरिक हिंड्रेंस के नाम से जानते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस के नाम से जानते हैं। तो ड्यू टू बल्की ग्रुप या ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ ग्रुप या ड्यू टू बल्की साइज ऑफ ग्रुप, it will create steric hindrance due to bulky group या हम बोल सकते हैं ड्यू टू बल्की ग्रुप, या क्या नाम दे दें, लार्ज साइज it will create steric hindrance। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब रिपल्सन। That's why it will not exist। That's why it will not exist। ठीक, that's why it is not exist। ठीक है, बातें क्लियर हो गया। तो इसके आगे अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तो मैं ऑनलाइन 1 महीना के अंदर ये इनऑर्गेनिक ग्रुप्स को खत्म कर देना है, ताकि बाद में बर्डन ना रहे, ऑर्गेनिक रह जाएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।